सेल हो गया था आपका। अब आता है यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल आती है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका, आपको ध्यान होगा मैंने मौखिक तौर पे बताया था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेल कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये सेल कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे मोनेरा किंगडम, ये क्या है? सारे के सारे किंगडम में लिख रहा हूं। तो मोनेरा किंगडम में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बता के आया था। आर एच विटकर के अनुसार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था आर एच विटकर नामक साइंटिस्ट ने। इसमें इन्होंने 5 किंगडम में बताया कि 5 किंगडम पाए जाते हैं। मौखिक तौर पे मैंने आपको कई बार बता चुका। तो पहला किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, कई बार मैंने आपको बताया है। आपको जैसे ये वाला मैं करा चुका हूं, ये सेल, तो ये तो मोनेरा किंगडम में पाई जाती है। सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, ये पता है आपको। यहां से यहां तक आपकी जो सेल्स आती है वो कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। सबसे पहली बात तो ये सिंगल सेल होते हैं, और यहां से यहां तक ये जो है ये मल्टी सेलुलर है। कैसे है? मल्टी सेलुलर है। ये बात एक अलग है। क्या ये बात एक अलग है कि मल्टी सेलुलर में चाहे वह टिश्यू लेवल के हों, चाहे ऑर्गन लेवल के हों, चाहे ऑर्गन सिस्टम यानी शरीर लेवल के हों, लेकिन ये 4 जो किंगडम है, सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए, 4 जो किंगडम है वह यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। जिसमें 4 में जो एक किंगडम है प्रोटिस्टा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर वाले, और ये से सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। पहली चीज तो ये आपको आना चाहिए। प्रोकैरियोटिक एक प्रिमिटिव सेल थी, सिंपल सेल थी, बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते थे। बाउंड मतलब बाउंड्री नहीं पाई जाती थी ऑर्गेनेल्स के चारों ओर। राइबोसोम 70 इस प्रकार का था ऑर्गेनेल्स में, जिसमें कि बाउंड्री नहीं पाई जाती। बाउंड्री का मतलब तो समझ गए कि एक प्लॉट डला होता है, उसके चारों ओर बना लेती। अंग्रेजी शब्द तो है नहीं है। अपने सन 70 वाले पुरखा भी ये बोल देते कि बाउंड्री बनवा ले लाला, प्लॉट नहीं को कब्जा में कर ले वो। तो बाउंड्री का मतलब कि चारों ओर। तो ऐसे ही मुख्य रूप से राइबोसोम में, प्रोकैरियोटिक सेल में 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता था, लेकिन बाउंड्री नहीं पाई जाती। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स एक मॉडर्न सेल्स है, डेवलप सेल्स है। इसकी तुलना में आकार में बड़ी होती है। लिख दूं मैं? मॉडर्न सेल, डेवलप सेल, लार्ज साइज की होती है, न्यूक्लियस एनवेलप से बाउंड रहता है, घिरा रहता है, या न्यूक्लियस एनवेलप से घिरा रहता है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स मुख्य रूप से सिंगुलर सेल्स में भी आती हैं और मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल्स में जैसे प्रोटिस्टा, और शेष सभी फंजाई। आपने सुना है सब? फंजाई मतलब कवक। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ मैं बता देता हूँ, आपको हिंट दे देता हूँ।
कि घर पे जब खाना वगैरह होता है वो सड़ जाता है तो उसके ऊपर एक लाइट येलो कलर की एक फफूंदी सी जम जाती, जाल जैसी, तो वो क्या होता है, फंजाई होता है। प्लांट और एनिमीलिया तो आप जानते ही हैं, क्या प्लांट और एनिमीलिया आप जानते हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो कोशिका अगुणित सेल में भी पाई जाती है और द्विगुणित सेल में भी पाई जाती है, यानी हैप्लॉइड में भी होती है और डिप्लॉइड में भी होती है। माइटोसिस डिवीजन भी इनमें होता है और मियोसिस डिवीजन भी पाया जाता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ केवल, माइटोसिस डिवीजन भी पाया जाता है और मियोसिस डिवीजन। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, अगणित और द्विगुणित का मतलब क्या हुआ कि ये कोई एक जर्म सेल है, जर्म सेल से मतलब है कि मेल फीमेल, फीमेल में ओवरी में और मेल में टेस्टिस में जो सेल्स पाई जाती है, ये दैट टाइम क्या है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड से मतलब तात्पर्य है कि द्विगुणित, ये कैसी है, द्विगुणित है। ये विभाजन करके, ये पहले इसमें फर्स्ट टाइम मतलब माइटोसिस डिवीजन समसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनती है जिसको अंडा कहा जाता है। आपको ध्यान होगा परसों जब मैंने कराया था तो आपको क्लियर चिल्ला चिल्ला के कहा था, एग्जांपल दिया था ऑस्ट्रिच एग का, एग हमेशा सिंगल सेल्ड होता है। या दूसरी भाषा में कह दूं कि जितने भी युग्मक होते हैं, जो भी युग्मक होता है या गैमेट्स होते हैं, वो हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं। और कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, अगुणित मतलब हैप्लॉइड मुख्य रूप से होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये डिप्लॉइड से अगुणित बने, यानी इसमें भी विभाजन पाया गया, इसमें भी ये यूकैरियोटिक सेल्स है, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स है। अब इसमें फिर से डिवीजन होगा, भाई ये दोनों मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई, मेल फीमेल का अंडा और मेल का स्पर्म बनते हैं, तो जिसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है जिसको युग्मनज या जायगोट कहा जाता है। और ये युग्मनज जायगोट भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल्स है। तो इनमें फिर से विभाजन होगा, विभाजन के फलस्वरूप एक पूरी बॉडी का निर्माण, पहले एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म, 3 स्तर बनते थे, बताए थे। और इन 3 स्तरों से अपने शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है। ये चीज जो है वो मुख्य रूप से क्या, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको ध्यान होगा प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया था वह डीएनए के रूप में पाया जाता है। किस रूप में बताया था, डीएनए के रूप में पाया जाता था। क्यों, क्योंकि उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी थी, ना ही एनवेलप पाया जाता था। लेकिन यहाँ जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, अभी डायग्राम बना के बताऊंगा, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है। डीएनए को वहाँ क्रोमोसोम्स कहेंगे। डीएनए जो पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। थोड़ा सा बेटा तू ऐसे बैठ, आरामदायक नहीं, बच्चियों के पीछे देख क्या। तो डीएनए जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो डीएनए, ऐसा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर एक संरचना बनाती है जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। और यही क्रोमोसोम मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। बिल्कुल क्लियर। पहली चीज तो ये, यानी कि एक यह जो कोशिका है वह कैसी कोशिका है, एक टिपिकल कोशिका, विकसित तो है ही, ये लिखा हुआ, डेवलप तो है ही, मॉडर्न तो है ही, आधुनिक इसके बाद कोई सेल नहीं बन पाई। क्या, मॉडर्न है, आधुनिक है ही, लेकिन थोड़ी कठिन सेल है। कठिन से मतलब है मतलब टिपिकल सेल है। टिपिकल से मतलब क्यों, क्योंकि इसमें वो सरल सेल थी। वो सेल कौन सी थी, सरल, पढ़ने में आपको लगा होगा सरल, वैसे भी सरल स्ट्रक्चर में, लेकिन पढ़ने में भी सरल लगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स मुख्य रूप से एक जटिल सेल होती है। कैसी सेल होती है, एक जटिल सेल होती है, जिसको मैं चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्लियर हो गया कि कौन सी सेल कहाँ पाई जा रही है। देखिए आएंगे कल से आप बिल्कुल परिपक्व होकर,
कम है, आवाज नहीं। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, मैं एक की बनाऊंगा और दोनों का वर्णन करूंगा, प्लांट और एनिमल सेल का, ठीक है। सेंटर में कवर्ड बाइलैमिनर, बाइलैमिनर मतलब द्विस्तरीय, बाइलैमिनर का मतलब द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है, जिसको केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। आप केंद्रक लिख लें। इसके चारों जो लेयर है, इस लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन धागों के रूप में डला रहता है। विभाजन के बाद, मतलब जब इसमें विभाजन होता है तो ये संगठित हो जाता है, तब उसको क्रोमोसोम कहते हैं। वैसे ये धागे के रूप में डला रहता है, जिनको क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। तो ये क्रोमेटिन नेट यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। जूली, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? निक्की, शिवेंद्र, किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। कौन बताएगा जल्दी? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी केंद्रक की खोज? केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। तो ध्यान रखें। गुणसूत्र की, गुणसूत्र को जो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट, वो मैंने बताया ही नहीं था आपको पहले, लिख लीजिए, वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट। अब देखिए, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, सभी को पता है। पदार्थ को न्यूक्लियो प्लाज्म कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको, वो स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। यानी आपके केंद्रक के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। वहां केवल प्रोकैरियोटिक सेल, तुलना करता चल रहा हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ ये धागा पाया जाता था जिसको डीएनए कहते, सर्कुलर डीएनए। ध्यान है क्या? पहली चीज ये हो गई। अब इसके बाउंड्री ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं बता रहा हूं। क्या? बाउंड्री जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, कुछ नेट लाइक इस प्रकार से स्ट्रक्चर डली रहती हैं, पूरे में जाल जैसा बनी रहती है, और एक एंडोस्केलेटन बनाने का कार्य करती है, इसको अपने यथास्थिति बनी रहे। तो जिसको क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसमें सिस्टर्नी वैक्यूल्स ट्यूब्यूल्स होती हैं। जब इसकी अपन अलग से स्टडी करेंगे तो सिस्टर्नी वैक्यूल्स और ट्यूब्यूल्स के रूप में मुख्य रूप से ये होती हैं। पहली चीज आपका ये हो गया। फिर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ध्यान है क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा, गोल्गी बॉडी या एपरेटस भी पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी या एपरेटस भी पाए जाते हैं। कुछ लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोसोम पाए मुख्य रूप से जाते हैं। बिना आवरण के, बिना आवरण के जो संरचना पाई जाती है वह एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, चूंकि
ये मैंने एक ही लेयर बनाई है, तो एनिमल सेल्स है, तो क्लोरोप्लास्ट में नहीं बता रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम काय में पाया जाता है। कोई पूछे कि यूकैरियोटिक सेल्स के किस पार्ट में या यूकैरियोटिक सेल्स में यदि 70S राइबोसोम पाया जाता है, पहले तो ये क्वेश्चन करेगा, आप कहोगे पाया जाता है, फिर बहुत दूसरा तुरंत पुटअप कर देगा कि कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इसके अलावा शेष में जो राइबोसोम होता है वह 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये चीजें मुख्य रूप से, इसके अलावा मुख्य रूप से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। फिर एक ये फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, ये द्रव भर दिया मैंने, ये द्रव मुख्य रूप से क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। अब यदि कोई पूछे कि भैया फिर प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, तो आप कह दो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्लियर? और यदि कोई करे कि भैया जी साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तू संतुष्ट है, तो भैया तू मान ले कि प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। हकीकत में साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एक जैसा पदार्थ है, लेकिन दोनों को मिलाकर कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर कहा जाता है कि केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर मतलब जो द्रव भरा रहता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और दोनों को मिक्सअप करके जो कहा जाता है वह प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेपरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां न्यूक्लियस नहीं, ये नहीं कहोगे कि न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसे ध्यान रखना। मैंने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एनवेलप नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। इस ऐसे न्यूक्लियस जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको इंसिपिएंट्स न्यूक्लियस कहा जाता है। इंसिपिएंट्स लिख लीजिए, इंसिपिएंट्स न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो इतना आपको काय में पढ़ना है, यूकैरियोटिक कोशिका का ये डायग्राम। अब थोड़ा सा प्लांट सेल पर आ जाओ, काय पर आ जाए? प्लांट सेल पर। तो प्लांट सेल में इसके चारों ओर ये देखिए, ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लांट सेल में इसके चारों ओर सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई एक लेयर और पाई जाती है, जिसको सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। पहली बात तो ये। अब और क्या बता सकते हो कि उसमें मुख्य रूप से क्या है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्या यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है? ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक चीज का अंतर और होता है कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। वैक्यूल देखो, मैं मतलब यहाँ ये बना रहा हूँ, सेल आप करते हो, ये जैसे प्लांट सेल है, तो इसमें जो वैक्यूल होगा वो इतना बड़ा होगा, और केंद्रक जो रहता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो सेंटर में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस सेंटर में प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, पेरिफेरल कंडीशन में पाया जाता है, यानी परिधीय स्थिति पर पाया जाता है। परिधीय स्थिति से मतलब है किनारे पर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य में लार्ज बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। इस वजह से केंद्रक परिधि की ओर आ जाता। परिधि किसको कहते हैं? किनारे। मैं था पढ़ के आया हूं क्या? तो परिधि की ओर केंद्रक पाया जाता है। लेकिन आपकी जो बुक्स है, मतलब एनसीईआरटी जो बुक्स है, वो तो ये बोल रही है कि प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो बोल रही है सीधे सीधे कि एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट पूर्ण रूप से नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे बहुत होते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन वहां आता है तो फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते, क्योंकि आपकी ये जो बुक है, ये बुक ये कह रही है कि वैक्यूल एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो यही मानना पड़ेगा। ये बात एक अलग है, द्वारा से कभी लिखकर आ गया एनसीईआरटी बुक में कि
एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, पाए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो ये चीज आपको कायम पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल में पढ़ना है। क्लियर? बिल्कुल। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो?